नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे शो डॉक्टर से चर्चा में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में, लकवे के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं या जिन सवालों के आप जवाब जानना चाहते हैं उन सब के बारे में। और अपने सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर पूर्व धवन जी का। नमस्कार सर। सर, आज हम आपसे दोबारा मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन आज हमारा टॉपिक और हमारे सवाल थोड़े से अलग हैं और वो है पैरालिसिस के ऊपर कि ये जो लकवा है, जो पैरालिसिस है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर हम देखें कि ये जो पैरालिसिस है, क्या इसका कोई कारण होता है होने का? देखिए, पैरालिसिस यानी किसी एक हिस्से का काम ना करना। हाँ जी। ठीक है। अब ये कोई आपका हाथ या आपका पैर या आपकी जुबान काम ना करना, उसको हम लकवा आसान शब्दों में कहते हैं। इसके पीछे कारण अलग अलग होते हैं। सबसे बड़ा जो कारण देखने को मिलता है पैरालिसिस का, वो है ब्रेन स्ट्रोक, यानी ब्रेन की टिश्यू को किसी टाइप का नुकसान होना। अब ये नुकसान क्लॉट के आने की वजह से हो सकता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो खून जा रहा है वो अपने साथ खाना भी लेके जा रहा है, ऑक्सीजन भी लेके जा रहा है। अगर किसी टाइप का क्लॉट आता है, इन्फ्रैक्ट होता है, तो वो ब्लड सप्लाई टूट जाती है कहीं पर। और ब्लड सप्लाई जब टूट जाती है तो जिस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिला, जहाँ खाना नहीं पहुँचा, तो क्या होगा, वो हिस्सा कुछ टाइम में, कुछ घंटों में मर जाएगा। तो वो हिस्सा जब काम करना बंद करेगा तो आपका हाथ पैर भी काम करना बंद कर जाएगा, क्योंकि वो हिस्सा आपके हाथ पैर को कंट्रोल करता था, चलाता था, उसको उस पर मतलब कंट्रोल था उसका पूरा। इसी तरह से एक और टाइप से ब्रेन में नुकसान होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेन हैमरेज। आपका बीपी बहुत हाई है, आपके ब्रेन में जो ब्लड जा रहा है, जो आर्टरीज लेके जा रही हैं, वो बहुत प्रेशर के साथ लेके जा रही है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो आर्टरीज हैं वो पतली पतली बारीक बारीक सी होती है। तो अक्सर हम स्कूल में देखते थे कि बच्चों की नाक से नक्सीर आ जाती थी धूप में खड़े होने पे, है ना। हाँ जी। अगर ये जो ब्लीडिंग है बाहर की जगह अंदर हो जाए, तो ब्रेन के अंदर हो जाए, तो उसे हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं, कि ब्रेन के अंदर ब्लड का रिसाव होना। अब जिस हिस्से में ब्लड फैला है वो हिस्सा डैमेज हो जाता है। जब वो डैमेज हो गया तो वो जो हिस्से को चलाता था, आपके हाथ पैर जुबान, वो भी काम करना बंद कर देते हैं। तो ये सबसे बड़े कारण होते हैं पैरालिसिस के। एक और सबसे बड़ा कारण होता है पैरालिसिस का, और वो है एक्सीडेंटल। अब आपका ब्रेन आपके हाथ को कैसे कंट्रोल करता है, वो सारे कमांड आती है आपकी स्पाइन से, रीढ़ की हड्डी से। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में किसी टाइप की चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो अगर रीढ़ की हड्डी में काम करना बंद कर दे तो नीचे का हिस्सा सारा का सारा बंद हो जाता है, तो वो भी पैराप्लेजिक कंडीशन तैयार हो जाती है। तो ये दो मेजर हैं, या तो एक्सीडेंट होना या फिर ब्रेन स्ट्रोक होना, ये दो मेजर कारण हैं पैरालिसिस के। ठीक है। तो कारण होता है, मतलब पैरालिसिस अपने आप नहीं होता, देयर इज अ रीज़न, हमारी ही गलतियों से बना हुआ मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है। ठीक है। तो सर, इसमें एक और क्वेश्चन है। ये जो अभी आपने बताया एक स्ट्रोक, मतलब खून का जो पहुंच रहा है, जो सर्कुलेशन है, वो कहीं ना कहीं रुक जा रहा है। तो सर, ये रुकने का, क्योंकि नॉर्मल लाइफ है, हम सब जी रहे हैं, सबके साथ ओके, लेकिन किसी के साथ हो जाता है, किसी के साथ नहीं होता। तो क्या इसकी भी कोई पर्टिकुलर वजह है या इंसान की कोई गलती है जो हम अपनी आम लाइफ में कर रहे हैं जिसकी वजह से ये नॉर्मली देखा नहीं जाता कि मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न है, बट जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई बना रहता है, उनके अंदर पैरालिसिस का अटैक होने के चांसेस ज़रूर से ज़्यादा देखे जाते हैं। तो अगर हमने चाहते हैं कि हमें पैरालिसिस ना हो, लकवा ना हो, तो सबसे पहला काम यही बनता है कि अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने शुगर को और अपने बीपी को, इन तीन चीज़ों को हमेशा लिमिट में रखो। ठीक है। अगर हम इन तीन चीज़ों से बच जाते हैं तो अपनी गलतियों से हम बच जाते हैं, मतलब हम जो गलतियों को रोक सकते थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो कभी भी हो सकता है। थैंक यू सर, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट में बात करें तो तीन चीज़ों को हमें मेंटेन करना है, दैट इज बीपी, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। इनकी वजह से इसका खतरा बहुत बढ़ जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट एक सवाल है हमारा कि जिन लोगों को लकवा हो जाता है उनके ठीक होने की पॉसिबिलिटी होती है या नहीं? देखो, ब्रेन का अगर हिस्सा अंदर मर गया है तो कोई भी तरीका उसे जिंदा नहीं कर सकता। ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें उसका बाईपास तैयार करना होता है। जैसे अगर आपने यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, ठीक है, रास्ते में ब्लॉकेज है, अभी किसान आंदोलन चल रहा था, लोग वहाँ पे बीच में बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब ये थोड़ा हम चंडीगढ़ नहीं जा पाएंगे, हम चंडीगढ़ जा पाएंगे बट दूसरे रूट से जाएंगे, है ना, घूम के जाएंगे लंबे रूट से। तो ब्रेन के अंदर भी हमें ऐसे करना पड़ता है कि ब्रेन के अंदर जो हिस्सा डैमेज हो गया है वो डैमेज हो गया है, हमें उसका बाईपास तय करना होता है। क्योंकि ब्रेन आपके हाथ को सिग्नल कैसे देता है
वो एक करंट में फॉर्म में आता है, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के फॉर्म में आता है, जो आपकी मसल्स को कमांड करता है कि इस तरह से इतना हिलो, इतना हिलो। एक कमांड है, इलेक्ट्रिकल है। तो ब्रेन में पूरा टिश्यू अपना सोचो, उसमें एक छोटा सा हिस्सा डैमेज हुआ है, उसका बाईपास रेडी करना होता है। तो इस मेथड को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये मेथड हमने तैयार नहीं किया, ये नेचर ने हमें दे रखा है। आप इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करो कि जब किसी को पैरालिसिस होता है, स्ट्रोक पड़ता है, तो उसकी कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो चल नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, हिल नहीं पा रहा, बट अगले 6 महीने के अंदर उसमें बहुत अच्छा सुधार होता है, चेंजेस आते हैं, हाथ चलने लग जाता है, बोलना शुरू कर देता है, और अच्छी इंप्रूवमेंट आती है। बट 6 महीने के बाद वो इंप्रूवमेंट बंद हो जाती है। ओके। आपके हाथ पे चोट लगी, जख्म बना, तो कुछ टाइम में वो बढ़ जाएगा, है ना। इसी तरह से ब्रेन में जब किसी टाइप का नुकसान होता है तो ब्रेन में इसे हील करता है। ये जो हीलिंग प्रोसेस है, इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। और ये एक बार शुरू होने के बाद सिर्फ 6 महीने चलता है। 6 महीने के बाद हम क्या देखते हैं कि पेशेंट जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर ले, जहाँ मर्जी की दवाई खा ले, जो मर्जी मंदिर गुरुद्वारे में चला जाए, उसमें इंप्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है 6 महीने के बाद। पहले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक। अगर ये 6 महीने हमने मिस कर दिए तो वहाँ पर हमें मेडिसिन से इंड्यूस करना पड़ता है न्यूरोप्लास्टिसिटी को। यानी वो जो चीज़ पहले नेचुरल हो रही थी, अब हम उसको मेडिसिन से इंड्यूस करेंगे कि वो ब्रेन दोबारा से अपना हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सके और जो इम्प्रूवमेंट रह गई है उसे पूरा किया जा सके। ओके, ठीक है। तो ये इसमें मतलब अगर हम समझे कि पहले 6 महीने में कोई अपने इलाज को अच्छे से करता है, 6 महीने में पेशेंट मेडिसिन ले ना ले, उसमें इम्प्रूवमेंट आती ही आती है। ओके, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। प्रॉब्लम जो शुरू होती है वो 6 महीने बाद शुरू होती है। आपको कुछ हुआ, आप नहीं चल पा रहे, 6 महीने में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई, बेटा 6 महीने बाद भी आप ठीक से चलने लायक नहीं बन पाए, या आपका हार्ट ढंग से नहीं चल रहा, तो वहाँ पे क्या करें? वहाँ पे तो होप खत्म हो गई। बिल्कुल। तो उसको करने के लिए हमें नेचुरल प्रोसेस को ही यूज़ करना पड़ता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट करना पड़ता है कि ब्रेन अपने अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से रीस्टार्ट करे और पेशेंट में जो इंप्रूवमेंट पहले 6 महीने में आ रही थी वो आगे भी चलती रहे। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो इंप्रूवमेंट आ रही है ओवर द टाइम अच्छी हो जाती है। तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि हाँ, उसके अंदर जो है चेंजेस आते हैं, सुधार चेंजेस होता है। आ जाते हैं, दोबारा से पेशेंट चलना शुरू कर देता है, स्पीच क्लियर हो जाती है, मेमोरी अच्छी हो जाती है, जो उसको ब्रेन में जो मूड जैसे हम कहते हैं कि क्योंकि पेशेंट बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, बहुत गुस्सा करेगा या बच्चों की तरह बिहेव करेगा, वो सब स्टेबल हो जाता है। ओके। मेन होता है कि मूवमेंट, पेशेंट का खुद चलना, वॉशरूम जाना, अपने काम खुद करना, ये हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास आ रहा है, श्रेयास में आ रहा है, तो क्या करें? सबसे पहले हमारा है उसका लेग की मूवमेंट, कि पेशेंट चलना शुरू करे। क्योंकि अगर वो चल नहीं पा रहा है तो उसको वॉशरूम यूज़ करना है तो वो उसको मुश्किल होती है, फैमिली मेम्बर को उससे हाथ लगना पड़ता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी भी पैरालिसिस पेशेंट में हाथ से पहले पैर होता है। क्योंकि आप एक हाथ से काम कर सकते हो मगर एक टांग पर चल नहीं सकते, तो इसलिए प्रायोरिटी लेग होती है कि लेग इंप्रूवमेंट हमारी तेजी से आ जाए। ओके। तो यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबके लिए एक बात तो आपने सर बहुत अच्छे से क्लियर की कि पॉसिबिलिटी है, प्लस चीज़ें मतलब आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो 6 महीने में आपको सुधार दिखेगा ही दिखेगा, चाहे आप दवाई ले रहे हैं या नहीं, जैसे सर ने हमें बताया। लेकिन 6 महीने के बाद अगर आप चीज़ों में बदलाव नहीं देखते हैं सब कुछ करने के बाद, तो होपलेस ना हो। यहाँ पे पहला एक ये पॉइंट है जो एक हर व्यक्ति को अपने अंदर लाना चाहिए। सर अब यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन आता है, एज हम इंडियंस हैं, बचपन से ही हम देख रहे हैं कि हमें सर्दी खांसी भी हुई तो मम्मी डॉक्टर के पास ले जाती है। तो जनरली क्या होता है कि हमें कोई भी बीमारी होती है तो हम सीधा उठते हैं और डॉक्टर के पास भागते हैं। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एलोपैथिक इलाज करते हैं, और आपके पास अगर कोई आता है तो आप आयुर्वेदिक इलाज करते हैं। तो इन दोनों इलाजों में क्या सबसे बड़ा फ़र्क है आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में, अगर हम पैरालिसिस की बात कर रहे हैं? ये तो जो व्यूअर्स हैं पैरालिसिस के पेशेंट हैं वो अच्छा इसका आंसर कर सकते हैं। तो जितने भी व्यूअर्स हैं जो पैरालिसिस का जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो अपना प्रिस्क्रिप्शन को खुद ब खुद बाहर निकालें। ओके, ठीक है, छोटा सा काम करना है, जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उसे गूगल पे सर्च कर डालो, ठीक है, कि वो मेडिसिन किस लिए खा रहे हैं। तो इसमें बीपी की मेडिसिन मिलेगी, शुगर की मेडिसिन मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, मल्टीविटामिन मिलेंगे। आपको कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं मिलेगी जो आपके ब्रेन पे काम करती हो। 6 महीने के बाद डॉक्टर कहेगा कि जाओ आप फिजियोथेरेपी करवाओ, आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, खून पतला करने की दवाई लेते रहना। वहाँ पर चीज़ खत्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर मेडिसिन बनी नहीं है, इसलिए डॉक्टर दे नहीं पाता, इसलिए पेशेंट में वो इंप्रूवमेंट आ नहीं पाती है। ये वही पेशेंट बता सकता है जो सब चीज़ों को सह चुका हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम वहाँ पर डेवलपमेंट ही नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि वो भी नई साइंस है, आयुर्वेद बहुत पुराना साइंस है, यस, ठीक है ना, बहुत पीछे से आ रहा है, 3-4 साल से चलता हुआ आ रहा है। तो वहाँ पर वो डेवलपमेंट हो चुकी है,
क्योंकि ये अभी 100-200 साल पुराना है तो इसमें डेवलपमेंट होनी है। ओके, ठीक है, तो वो जब डेवलपमेंट होगी तब वो सही तरीके से कर पाएंगे, वरना तब तक आपको आयुर्वेद का ही सारा पैरालिसिस में अच्छा है और लेना भी चाहिए। ठीक है। तो सर ये काफ़ी अच्छा था कि हम आयुर्वेदिक पे, क्योंकि बहुत पुराना है, भारत जाना भी इसलिए जाता है तो हम यूज़ कर, पुराना है ना तो इसलिए डेवलप ज़्यादा हो गया। तो सर यहाँ पर एक और बात आती है कि अब जैसे कोई पेशेंट गया, उसने एलोपैथिक में इलाज लिया, जैसा भी आपने बताया कि डॉक्टर एक लिमिट के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। हाँ, कि आप फिजियोथेरेपी कराइए और उससे आपको इम्प्रूवमेंट आएगी। तो जब वहाँ पे वो जो पॉइंट आता है, एक पेशेंट हिम्मत हार जाता है अगर देखा जाए तो। आप मेहनत कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको चेंजेस नजर ना आए तो आप कहीं ना कहीं हिम्मत छोड़ोगे। यस, एक लिमिट के बाद हिम्मत हार जाती है। पेशेंट भी कई बार कहना शुरू करते हैं मैं ठीक नहीं हो सकता। हाँ जी, क्योंकि वो अपने आसपास चीज़ों को इस तरह से देख भी रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जब उस मोमेंट पे जब एक पेशेंट अपनी हिम्मत हार जाता है और वो पेशेंट आपके पास आता है, तो कितने टाइम में उसको एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक उम्मीद कहते हैं ना, एक उम्मीद का दिया जलता है या एक उम्मीद आती है कि हाँ मेरे अंदर बदलाव आ रहा है, एक खुशी, वो कितने टाइम में एक पेशेंट को देखने को मिल सकती है? क्योंकि देखो अभी हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं सर, ठीक है, जो आपको देख रहे हैं, तो वो ये स्पेशली जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हताश हो चुके होते हैं, हिम्मत छोड़ चुके होते हैं, तो वो कितने टाइम में एक पॉजिटिव रिजल्ट अपने अंदर, चाहे छोटा सा ही, देख सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ जब अच्छी होती है, कोई भी ट्रीटमेंट अच्छा होता है, वो अपने फर्स्ट मंथ में ही रिजल्ट्स को शो कर देता है। ओके, मेरा नहीं, किसी का भी ट्रीटमेंट हो, ठीक है। आप डिपेंडिंग अपॉन की बीमारी क्या है, अगर सर्दी खांसी जुकाम आप दवाई ले रहे हो और महीने भर से ऊपर जा रहा है तो डॉक्टर कहीं ना कहीं गलत है, या तो डॉक्टर की दवाई कहीं ना कहीं गलत है, कुछ ना कुछ तो आपके साथ गलत चल रहा है। इसी तरह से पैरालिसिस में भी अगर फर्स्ट मंथ में और सेकेंड मंथ में आपको इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलती तो आप कहीं गलत जगह पे बैठे हुए हो। तो अगर हम साइंस संजीवनी श्रेयस के बारे में बात कर रहे हैं तो पैरालिसिस के जितने भी पेशेंट होते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि फर्स्ट मंथ में वो इम्प्रूवमेंट अपनी दिखा दें। इसके लिए हम छोटा सा काम करना होता है कि जब आप हमारे पास आ रहे हो, एक छोटी सी वीडियो बना लो, ठीक है, चलने की, बोलने की, हाथ उठाने की। जब 1 महीना हो जाएगा ना, आप दोबारा से उस वीडियो को चलाना और उसको दोनों को देखना कि कितना फ़र्क आ गया। ओके, क्योंकि इस चीज़ को इवेल्यूएट करने का कोई टेस्ट नहीं होता, और जो टेस्ट हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। तो अच्छा तरीका ये होता है, हमारे पास मोबाइल वाले फ़ोन हैं, अपनी चलती हुई वीडियो बनाओ, 1 महीने बाद दोबारा बनाओ और कंपेयर कर लो। क्योंकि अगर आपका पैर ढंग से नहीं चल रहा, पैर नहीं उठ पा रहा, अगली वीडियो में उठ पा रहा, तो आप कह सकते हो ना मैं इम्प्रूवमेंट हुई। तो इस तरह से हम अपनी जो इम्प्रूवमेंट है ऑन मंथली बेसिस इवेल्यूएट कर लेते हैं कि हम पे इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो उससे हमें बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि जो मैंने 1 महीने में जो ट्रीटमेंट लिया था वो मुझे कितना बेनिफिशियल रहा, वो इम्पॉर्टेंट। ओके, तो 1 मंथ में रिजल्ट्स वहाँ है विजिबल हो जाते हैं। सो अगर कोई भी आप में से ऐसा है या आपके परिवार में या आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जो पैरालिसिस की वजह से अपनी हिम्मत छोड़ रहा है या हार मान रहा है, तो हिम्मत ना हारें, एक बार आप सर से ज़रूर गाइडेंस लें, एक बार मिलें, और 1 महीने में अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप खुद देखिए कि क्या हो सकता है आगे और क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात सर, जो आपने बेस्ट एक चीज़ बताई वीडियो बनाने का, कि आफ्टर बिफोर वो चेंज इंसान खुद में ही महसूस कर सकता है और खुद से ही देख सकता है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि इंप्रूवमेंट डेली बेसिस पर हो रही होती है। हाँ जी, बट वो छोटी छोटी हो रही होती है। हाँ जी, जब छोटी छोटी इंप्रूवमेंट डेली बेसिस पर हो रही थी तो हम डेली इसको हम नोटिस में नहीं लेकर आ पाते कि आज ये था, कल ये हो गया, मगर महीने के अंदर 30 दिन के अंदर इतनी इंप्रूवमेंट हो चुकी होती है कि मुझे वीडियो पर देख पाते हैं। आपको फिर वो ट्रस्ट बन जाता है कि जो मैंने अब तक 1 महीने में ट्रीटमेंट लिया, मेरे में 1 महीने में जो सुधार हुआ वो अच्छा है। हाँ जी, वो चाहे वो पावर हो, चाहे आपकी मूवमेंट हो, वो सब कुछ आपको महसूस होना शुरू हो जाता है अगर आप अपने आप को 1 महीना पहले से कंपेयर करते हो तो वीडियो है तो आप देख सकते हो ना, प्रूफ है आपके पास। बिल्कुल, इंप्रूवमेंट है तो प्रूफ है, इंप्रूवमेंट नहीं है तो भी प्रूफ है। यस, आप कह सकते हो ना डॉक्टर साहब हमने मेडिसिन दी 1 मंथ इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो हम उसमें कुछ काम कर पाएंगे, हम देखेंगे कि जब हमारे पास वो प्रूफ ही नहीं है तो हम कैसे इसको काम कर पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हर चीज़ का टेस्ट नहीं बना अभी तक, ठीक है, तो उसको हमने एक दूसरे तरीके से, एक आसान तरीके से हमें करना होता है। हाँ जी, लोग फ्री है इसलिए करते नहीं है, ये थोड़ी सी दिक्कत है, करना चाहिए। वीडियोस बनाइए, उसमें कुछ पैसा तो लग नहीं रहा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लगाना चाहिए इसमें। तो सर एक अब जो अगला हमारा सवाल है वो थोड़ा सा कहा जाए, थोड़ा सा हो सकता है शायद कड़वा है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा पहले से उसके लिए। सर देखिए, आपको काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस है, आप बहुत सारे पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, देखते हैं, उन्हें दवा देते हैं, तो सर आपका रिज़ल्ट आप कितना % देखते हैं कि आप कितने % आपके जो पेशेंट्स हैं उनको फर्स्ट मंथ में पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं? 80% पेशेंट फर्स्ट मंथ में ही अपने रिजल्ट्स दिखा देते हैं। ओके, ओके, थैंक यू सर।
पहली बात तो इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, क्योंकि जनरली क्या होता है सर, हर कोई जो हमारा जो एक्चुअली फिगर है वो तकरीबन 82.3 के आसपास है। ओके जो हमारा इंटरनल डाटा हमारा को जो बताता है 80% आप लेके चलिए कि 80% ऑफ चेंजेस में मतलब फर्स्ट मंथ में ही आपको वो चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं कि मेरा हाथ में इम्प्रूवमेंट आ गई, मेरी फिंगर्स हिलने लग गई, या मेरा कोहनी मुड़ने लग गई, कंधा चलने लगा, या मेरे से अब साफ बोला जाता है। वो सारे चेंजेस आपको फर्स्ट मंथ में ही विजिबल हो जाते हैं। ओके सो सर मतलब गाइस 10 में से 8 लोग पॉजिटिव रिजल्ट लेते हैं यहाँ से, ये बहुत और बड़ा। जो 20% है ना वो भी वो लोग होते हैं जिनको स्पाइनल इंजरी होती है। ओके उसमें भी बहुत बड़ा फैक्टर स्पाइनल इंजरी, क्योंकि स्पाइनल इंजरी में जहाँ पे आपके कमर पे चोट लगी है वहाँ पे इंप्रूवमेंट लाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ठीक है, वहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है नहीं होता है, वो क्वेश्चन मार्क के अंदर होता है। मगर ब्रेन स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं वो फर्स्ट मंथ में ही इंप्रूवमेंट दिखा देते हैं। ओके तो सर अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ भी होता है तो हम सीधा उठ के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे परिवार में या किसी जान पहचान वाले को पैरालिसिस का अटैक आया, तो सबसे पहला वो फर्स्ट एड क्या होता है जो किसी भी पेशेंट को अपने हम घर पे हम दे सकते हैं या हमें देना चाहिए, मतलब एक डॉक्टर के पास लेके जाने से पहले एक फर्स्ट एड, एक पहली चीज़ क्या कुछ ऐसा आप टिप देना चाहेंगे? देखिए, जब किसी को पैरालिसिस का अटैक हुआ है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम पहले पेशेंट का ये पता लगाएं कि उसे क्लॉट आया है या फिर ब्रेन हैमरेज हुआ है, यानी खून का थक्का आया है या फिर अंदर नस फटी है। क्योंकि अगर आपने गलती से किसी को डिस्प्रिन दे दी कि इसका खून का थक्का निकल जाएगा और अंदर हो ब्रेन हैमरेज, तो क्या होगा, ब्लीडिंग और ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो सबसे पहला काम ये होता है कि अगर आपका हाथ सुन हो रहा है, पैर सुन हो रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, आपका शरीर भारी आपका महसूस हो रहा है, तो सीधा आप पहले जाके अपना MRI हेड करवाओ। ये देखो कि क्लॉट है या हैमरेज है। क्लॉट है तो उसका एक इंजेक्शन लगता है जिसे हम कहते हैं TPA, ठीक है। वो क्लॉट को एकदम डिसॉल्व कर देगा और आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। ठीक है, 15-20 दिन में छुट्टी भी हो जाएगी और किसी टाइप की दिक्कत नहीं। मगर अगर ये टाइम पहले जो 4 घंटे हैं वो मिस हो गए और आप हॉस्पिटल जाने में देरी कर देते हो कि ठीक है कमज़ोरी तो है, ठीक है कल जाके दिखा दूंगा, या तो मेरी शुगर बढ़ गई होगी, मेरा BP बढ़ गया होगा, जाके टेस्ट करवा लूँगा, कुछ नहीं हुआ मुझे, यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। ओके तो आपको अगर किसी भी टाइप की वीकनेस महसूस हो रही है, अपनी बॉडी में हैवीनेस महसूस हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो सबसे ज़रूरी है हॉस्पिटल जाना, क्योंकि वहाँ पर आपका पहले ब्रेन का MRI होगा। वहाँ पर ये देखा जाएगा कि क्लॉट है या फिर ब्रेन हैमरेज है, उसके हिसाब से फिर आगे का ट्रीटमेंट बनता है। ठीक है। तो अपने आप कोई मेडिकेशन नहीं करनी होती है। ओके तो मतलब खुद के हम वैद्य या डॉक्टर ना बने। नहीं, अगर आपको लग रहा है आपको हो रहा है तो आप गलती से भी काम मत कीजिएगा। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि जितना कम नुकसान होगा उतनी जल्दी भरपाई होगी। अगर नुकसान बड़ा होगा तो भरपाई करने में टाइम लगता है। हाँ, तो सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अब जैसे किसी को पैरालिसिस होने वाला है तो क्या कोई सिम्टम हमारी बॉडी देती है, और अगर देती है तो वो कितना समय पहले, लाइक 1 महीना पहले, 1 हफ्ता? नहीं, पैरालिसिस जब भी होता है कोई आपको साइन एंड सिम्टम नहीं देता। अच्छा, मतलब ये ऑल ऑफ द सडन होता है। सडनली आप गिर जाएंगे, फेंट हो जाएंगे, या फिर आप उठना चाहते होंगे बेड से उठ नहीं पाएंगे, आप में हाथ उठा रहे हैं बट वो उठ नहीं रहा, या फिर वीकनेस महसूस हो रही है, भारीपन महसूस हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑल ओवर सडन होता है, इसमें कोई वार्निंग साइन नहीं आता। तो अभी सर जैसे आपने डिस्कस किया कि जैसे हाथ कांप रहे हैं या वीकनेस महसूस हो रही है, तो ये मतलब 4 घंटे के आसपास ही जो अभी आपने टाइम बताया, ये 4 घंटे का टाइम होता है? ये 4 घंटे का टाइम है। हाँ, अगर आपको अभी हुआ है, आपको अभी दौड़ना है, आपको लग रहा है तो भी आपने दौड़ना है, क्योंकि अगर एक जो क्लॉट है वो पूरा नहीं है, हाफ है, तो थोड़ा थोड़ा ब्लड जाता रहेगा, तो थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन आती रहेगी, तो वीकनेस तो महसूस होगी बट वो पूरा बंदा नहीं होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपको ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, उस पर थोड़े से सिम्टम ऊपर नीचे होते हैं। बट आपको ज़रा सा भी डाउट होता है तो घर पे बैठना समझदारी नहीं होता। तो मतलब अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट होता है, ये लगता है कि उसे मतलब बोलने में प्रॉब्लम या वीकनेस ऑल ऑफ अ सडन अचानक से, तो उसे वो लाइटली ना लें। बिल्कुल। लेकिन अगर हाँ रेगुलर होता है किसी को तो शायद वो ऐसी चीज़ नहीं होगी। जैसे कई बार हो जाता है कई लोगों को खाने की कमी की वजह से पूरी बॉडी में हो रही है वीकनेस, वो अलग चीज़ है। अगर हाफ बॉडी में आपकी वीकनेस आ रही है तो वो पैरालिसिस। यस, दिस इज द पॉइंट। हाँ, तो मतलब अगर आधे शरीर में आपको लग रहा है कि आधा शरीर इज ओके और कहीं ना कहीं आधे पार्ट में लेफ्ट साइड दिक्कत है, राइट साइड वीकनेस लग रही है, एक हाथ ठीक है, एक हाथ कमजोर है, एक टांग से चला जा रहा है, दूसरी टांग को चलने में दिक्कत हो रही है, उठाने में दिक्कत हो रही है, दैट मीन्स पैरालिसिस का।
ओके, तो इन चीज़ों को स्पेशली आप ध्यान रखें। अगर आपके घर परिवार में किसी को भी शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि उन्हें समय पर ही ठीक किया जा सके, और बल्कि किसी को ये हालत आने से या पैरालिसिस होने से पहले ही हम उसे संभाल सकें। हाँ, आपने अपने पास के हॉस्पिटल में जाना होता है। कोशिश कीजिए कि जितना बड़ा हॉस्पिटल हो उतना अच्छा है, क्योंकि जो टीपी का ट्रीटमेंट होता है ये हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता। ब्रेन एमआरआई का जो फैसिलिटी है वो हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होती। तो अच्छा ये होता है कि अपने पास के जो बड़ा इंस्टीट्यूट है आप वहाँ पर जाइए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है। और अगर इसके बाद आपने ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद 6 महीने बीत गए और इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, आपका हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, फिर आप हमारे पास आ सकते हैं। ओके, तो पहला जो ट्रीटमेंट है वो इमरजेंसी वाला है ट्रीटमेंट। ठीक है ना, उसमें हमारे टेस्ट वेस्ट सब कुछ होते हैं। उसके बाद सर यहाँ पे एक सवाल और है हमारा कि अभी जैसे अभी आपने बताया कि पहले 6 महीने तो नेचुरल रिकवरी होती है। बिल्कुल। तो अगर कोई पेशेंट पहले 6 महीने नेचुरली रिकवरी के ऊपर डिपेंड ना होके वो आपसे दवा लेता है, तो क्या उससे उसे कुछ फायदा मिलेगा? हाँ, वो स्पीड पकड़ लेती है जो उसकी रिकवरी। हाँ, आप एक गाड़ी 40 पे चल रही है, उसका आप उसको थोड़ा सा और धक्का मारोगे तो 60 पे चली जाएगी, तो स्पीड अच्छी आ जाती है, रिकवरी अच्छी हो जाती है, ड्यूरेशन कम हो जाता है, वो बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। ठीक है, अगर वो नहीं भी लेते तो भी मतलब रिकवरी तो होनी है। वो ये है कि थोड़ी कम होगी, थोड़ी सी रह जाएगी, फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा मतलब जो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा उसको हम कम कर सकते हैं, सही टाइम पे सही दवा लेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद नहीं होगी ना। हाँ जी, वो और स्पीड से वर्क करेगी और उतनी तेजी से आप में इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। ठीक है, और स्पेशली जब वो नेचुरली ऑलरेडी हमारे दिमाग में शरीर में चल रही है। नहीं, मेडिसिन से, क्योंकि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसमें जो भी काम हो रहा था वो नेचुरली ही हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि मेडिसिन नेचुरल है तो उसका जो असर है वो भी नेचुरल होता है। ब्रेन की कुछ ज़रूरतें होती हैं कुछ भी करने के लिए, जैसे बॉडी के अंदर सेम अमाउंट में विटामिन एंड मिनरल्स का होना ज़रूरी होता है। उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जब हम ब्रेन को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन की फंक्शनिंग है, ठीक है। जैसे आपको मान लो आपको कोई जख्म भर नहीं रहा तो क्या करोगे? हल्दी लगाओगे ना। हाँ जी, जख्म भरने का प्रोसेस तो नेचुरल है, बट हल्दी लगाने से वो और अच्छी तरीके से हो जाता है। इसी तरह से अब हल्दी तो नेचुरल है ना, बिल्कुल, है ना, है तो आयुर्वेद का पार्ट। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि जब हम ब्रेन की हीलिंग कर रहे होते हैं तो एक नेचुरल प्रोसेस में हीलिंग का चल रहा है। हमें पता है कि वो कहीं ना कहीं रुकेगा, हमें पता है कि वो पूरा नहीं कर पाएगा, तो हम उसे पूरा करने के लिए हाथ के शुरू पहले दिन से ही शुरू कर देते हैं। तो अगर 6 महीने बीत गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो और अच्छा है। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो सर यहाँ पे अब एक और पार्ट आता है कि ये तो काफ़ी अच्छा आपने सर हमें डिटेल में समझाया कि पैरालिसिस कितने टाइप का अटैक क्या होता है, क्या फर्स्ट एड लेनी चाहिए। क्या पैरालिसिस के पेशेंट के लिए डाइट की कुछ इंपॉर्टेंस होती है? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन है, उसकी अलग डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करना हमारी डाइट का काम है। आप हमारे ब्रेन को रिकवर करने के लिए विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, वो खासकर B12 की, क्योंकि B12 जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, पावर देता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते, तो आपकी बॉडी में B12 कम जाएगा। तो B12 को पूरा रखने के लिए हमें पेशेंट को, अगर नॉनवेज खा सकता है तो इसकी डाइट में हमें एग्स हो चाहे वो फिश हो ऐड करवानी होती है। चिकन मटन ज़्यादा नहीं देते, एग एंड फिश रखवाते हैं, क्योंकि उससे विटामिन डी भी पूरा होता है जो कि हमारी मसल्स के लिए, हमारी बोन की पावर के लिए ज़रूरी है, और B12 पूरा होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है। जो पेशेंट हमारे वेजिटेरियन होते हैं उनको हम दालों पे पसंद करते हैं कि वो दाल ज़्यादा लें। ठीक है, चाहे वो मूंग, मसूर, मोट, जो भी दाल खाना चाहे वो ज़्यादा अमाउंट में खाएं, सब्जियों पे ध्यान कम दें। ओके, क्योंकि सब्जियों में विटामिन मिनरल्स भी मिलेंगे, उसमें हमें थोड़ा प्रोटीन मिलता है, क्योंकि ब्रेन ने कहीं पर भी रिकवरी करनी है, बॉडी में कहीं भी रिकवरी होनी है तो प्रोटीन चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रोटीन कटा है तो प्रोटीन वहीं लगेगा ना। यस, बिल्डिंग ब्लॉक है वो। हाँ तो प्रोटीन के अमाउंट को हम थोड़ा सा डाइट में पुश कर देते बढ़ा देते हैं। और इसमें क्या डाइट में कुछ ऐसा भी होता है जो उनको बिल्कुल मना होता है? मेडिसिन जब हम शुरू करते हैं तो एक परहेज आता है, वो है खटाई का। खटाई, अगर आप ट्रीटमेंट शुरू करते हो तो नींबू है, संतरा है, मौसमी है, कीनू है, आम, ये सारी खट्टी चीज़ें, दही है, चाहे अचार है, चटनी है, ये बंद कर देते हैं हम। सिर्फ खटास बंद करते हैं और कुछ बंद नहीं करते। आपने चावल खाने आप चावल खाओ, बट शर्त ये है कि ताज़े होने चाहिए, बासी चावल नहीं खाने, गैस ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, बट आप ताज़े चावल खाइए, आप चपाती लीजिए, आप ब्रेड लीजिए, बिस्किट्स लीजिए, आप अपना इडली खाइए, डोसा खाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने खट्टा कुछ नहीं खाना। ठीक है। आप जैसे सांभर साथ को खा पाएंगे,
चटनियाँ नहीं खा पाएंगे टमाटर की, ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि जो मेडिसिन हैं वो बहुत फास्ट एक्टिंग होती हैं। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको पैरालिसिस में 1 महीने में इम्प्रूवमेंट दूंगा तो वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो जो खटाई होती है वो मेडिसिन की एफिकेसी को डाउन कर देती है। ओके। अब हमने आपको फर्स्ट मंथ में इम्प्रूवमेंट देनी है, हाँ जी। आप उससे खट्टा खाओगे तो इम्प्रूवमेंट कम आएगी, हाँ जी। वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस वजह से हम सारे पेशेंट्स का खटाई बंद करते हैं। मतलब खट्टा मतलब कोई ऐसा परहेज खटाई का लेकर नहीं है, बट सिर्फ रिजल्ट्स को फास्ट करने के लिए बंद किया जाता है। ठीक है। तो सर जो इनकी डाइट है, क्या उस डाइट में ऑयल का भी कुछ महत्व है, लाइक ऑयली नहीं खाना या ये ऑयल नहीं खाना? बिल्कुल है। अगर आपको पैरालिसिस हो, आप कचौड़ियाँ खाओगे तो फिर तो दोबारा ही हो ही जाएगा ना। आप कोलेस्ट्रॉल पूरियाँ की प्रॉब्लम। बिल्कुल। इसलिए खाने पीने को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा कम ग्रीसी कम ऑयली खाना बनाना होता है। उसके लिए हम ऑलिव ऑयल या देसी घी एडवाइस करते हैं। अब आप ऑलिव ऑयल भी ज़्यादा मात्रा में लोगे तो वो भी नुकसान पहुंचाएगा। उसमें वो पूड़ियाँ तो लोगे तो वो पूड़ियाँ ही बनेंगी, कुछ और नहीं बनेंगी। हाँ जी। तो तरीका ये होता है कि कम से कम घी तेल के अंदर खाना बनाओ, चाहे आप कुछ भी इस्तेमाल करो, चाहे सरसों का तेल, चाहे आप अपना क्या कहते हैं देसी घी, चाहे आप ऑलिव ऑयल, चाहे कोई रिफाइंड, बट मात्रा कम से कम। और वो आपको ज़िंदगी भर ध्यान रखना होता है कि आप ये गलतियां दोबारा ना करो, क्योंकि एक बार आपको पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, तो लाइफ में दोबारा होने के चांसेस वैसे भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मतलब अगर किसी व्यक्ति को एक बार ये हो गया तो दोबारा चांसेस है कि अगर वो गलतियां करता है। हाँ, अगर आप खाने पीने में ध्यान नहीं रखते, अपनी मेडिसिन का ध्यान नहीं रखते, हाँ जी। तो दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा है। अब जैसे आप एक बार चोट से आप बाइक पे जा रहे हो, आप गिर गए, हाँ जी। डॉक्टर के पास गए, हमने आपका प्लास्टर कर दिया, फिर आप बाइक पे बैठे हो, फिर गिर गए, फिर वही हड्डी टूट गई तो दिक्कत होती है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि जो हम प्रिकॉशन में डाल देते हैं, आपसे बाइक ही ले लेते हैं, ठीक है। अब बाइक से नहीं गिरोगे। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह से पेशेंट को चाहिए कि एक बार अगर स्ट्रोक हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, तो सेम गलती को ना करते हुए खाने पीने के अंदर ध्यान रखते हुए बीपी, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जाए। ओके। क्योंकि आप मेडिसिन खा रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना जो गलत खाओगे उसका असर नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि जो हम बीपी, कोलेस्ट्रॉल की जो शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं उसकी एक लिमिटेशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उस लिमिटेशन की क्रॉस करोगे तो फिर दिक्कत तो आएगी। तो सर यहाँ पे एक और सवाल आता है जो मुझे लगता है बहुत गंभीर है, कि अगर किसी पेशेंट को शुगर है या उसे अगर हम कहते हैं बीपी की प्रॉब्लम है, तो अगर वो ये कोशिश करे कि वो दवाई ना खाए और वो नेचुरल तरीके से करे, तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि पैरालिसिस है, वो एक्सरसाइज कर नहीं सकता। हम कभी एडवाइस नहीं करते कि अगर वो पैरालिसिस हो चुका है तो आप नॉन मेडिसिनल चीज़ों के बारे में ढूंढो, क्योंकि अगर मैं हेल्दी हूँ, मुझे पैरालिसिस नहीं हुआ, तो आपके लिए मेडिसिन एडवाइस नहीं होती। आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, आप मेडिसिन मत खाइए, आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल में आ जाएगा। आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आप खाने में नमक कम कर दीजिए, आपका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। मगर अगर आपको एक बार पैरालिसिस हो चुका है तो आपके दोबारा होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लिया जाता। और पेशेंट क्योंकि चल नहीं पा रहा, एक्सरसाइज सही तरीके से नहीं कर पाता, एग्रेसिव तरीके से नहीं कर पाता, तो वहाँ पर हमें मेडिसिन का ही सहारा लेना होता है, जिससे पेशेंट को किसी टाइप का भी रिस्क ना हो। क्योंकि एक बार हुआ आप बच के निकल गए, दूसरी बार हुआ तो बचने के चांसेस कम हो जाते हैं, पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो वहाँ पर रिस्क नहीं लिया जाता। आप मेरे पॉइंट समझे कि हम पेशेंट की लाइफ के साथ तो नहीं, और ना किसी को अपनी लाइफ के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना चाहिए। आप मेडिसिन पे रहिए, आप जैसे जैसे ठीक होते चले जाएंगे, आप अपनी एक्सरसाइज को रखिएगा, और जब आपका लेवल सब ठीक आएंगे आप मेडिसिन को बंद कर दीजिएगा। मतलब आपकी मेडिसिन लेने के साथ साथ जब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आता है किसी भी पेशेंट में, आप अभी चल नहीं पा रहे, ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपने मेडिसिन से कंट्रोल कर लिया, हाँ जी, आप ठीक हुए, आप चलना शुरू हुए, आप दौड़ना शुरू हुए, अब आप जब चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो चलने दौड़ने से आपका कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो रहा है, तब जाकर आप अपनी मेडिसिन को बंद करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल समझे आप। आप जब ठीक हो जाए तो आप बंद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट उससे पहले नहीं। और उसके बाद ठीक होने के बावजूद भी आपको अपने क्वार्टरली टेस्ट करवाने हैं। ओके, टेस्टिंग जरूरी होती है, एक क्वार्टरली टेस्ट कराना 3-4 महीने में एक बार टेस्ट जरूर करवाइए। कोलेस्ट्रॉल देखिए कितना आ रहा है, शुगर का टेस्ट करवाइए, बीपी तो आपको हफ्ते में 1-2 बार जरूर टेस्ट कर लेना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट के हमें अपने शरीर का ये ध्यान रखना है कि इनमें से कोई चीज़ बढ़ तो नहीं रही, ताकि समस्या दोबारा ना आ जाए। ठीक है, तो कोई भी अगर पैरालिसिस का पेशेंट है और उसको समस्या हो चुकी है, जो ठीक भी है, तो उसको ये क्वार्टरली टेस्ट करने ज़रूरी है। ठीक है, ये एक बहुत बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था सर। तो सर फूड के बारे में, डाइट के बारे में हमने काफ़ी अच्छा आपसे प्रश्न किया और आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी सारी चीज़ें समझ आ रही हैं।
तो यहाँ पे सर एक क्वेश्चन और है, क्या कोई ऐसी फ्रूट, जैसे अभी आपने बताया कि खट्टा मना है, सेम ऐसे ही हमारे सब्जियों में अब हमने बात की, तो उनमें कुछ ऐसा है कि सब्जी में आपको ये नहीं खाना, फल में हमें समझ आ गया खट्टा नहीं खाना, लेकिन सब्जियों में भी क्या कुछ ऐसा है? सब्जी में टमाटर है, खट्टा है, बाकी सारी सब्जियां ठीक है, बाकी सब खा सकते हैं? सब कुछ खाओ। ओके। और अगर जैसे कोई बाहर का जो फास्ट फूड वगैरह जैसे है, बात घूम के थोड़ी सी वहीं पे आ जाती है। नहीं मिलेगा। आप घर का बना हुआ कुछ भी खा लो, क्योंकि इसमें हमारा कंट्रोल होता है कि हम इसमें क्या डाल रहे हैं। हाँ जी। बाहर की चीज़ों के अंदर हमारे पास कंट्रोल नहीं होता, वो टेस्टी करने के लिए उसमें हम पुराना घी तेल इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। तो वो तो बिल्कुल एडवाइस नहीं है। खाना घर का खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपको पता है ना, आपको जो खाना बना के दे रहे हो उससे पता है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। अब ढाबे वाले को थोड़ा पता है आपकी ज़रूरतें क्या हैं। ठीक है, शरीर के हिसाब से उसको नहीं करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है सर। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे बहुत सारे पैरालिसिस के पेशेंट के साथ क्या होता है कि घर वालों को लगता है कि ये हाथ नहीं चल रहा तो मालिश करो ठीक हो जाएगा, या पैर नहीं चल रहा तो बेटा रगड़ रगड़ के मालिश करो ठीक हो जाएगा। ये कितना सही है और कितना गलत? पैरालिसिस जब हुआ था तो पैर का एमआरआई हुआ था, ब्रेन का हुआ था? ब्रेन का हुआ था सर। कभी किसी डॉक्टर ने पैर की आपका एमआरआई करवाया पैरालिसिस? नहीं। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि आपने अभी स्टार्टिंग में व्यूअर्स को बताया कि समस्या दिमाग में है, जो क्लॉटिंग जो हुई पैर की मालिश करने से ब्रेन में जो नुकसान हुआ है वो भरपाई हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आप समझ में आया आंसर आपको? कि अगर हम मालिश कर रहे हैं उसके पीछे पर्पस अलग है। अच्छा। ऑयल लगाने से वहाँ पे हीट जनरेट होती है, किसी भी जगह को आप रब करोगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपको गर्माहट महसूस होगी, और हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो गर्माहट को रिएक्ट करती हैं और रिलैक्स कर जाती हैं। अब आप गर्मियों में जब बहुत गर्मी होती है तो क्या होता है, हमारे पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है। हाँ जी। है ना? और सर्दी आते आते आपके कंधे में दर्द होता है कि आप सिकुड़ के बैठते हो। हाँ जी। आप कर तो रहे होते नहीं, ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा होता है। तो सर्दी गर्मी का टेम्परेचर का हमारी मांसपेशियों पर ये फ़र्क होता है। अब हम फिजियोथेरेपी करवाने जाते हैं तो ठंडी सिकाई थोड़ा करते हैं, गर्म सिकाई करते हैं ना। हाँ जी। आपको अकड़न है तो उसे गर्माहट करोगे तो मांसपेशी ढीली पड़ेगी, तो गर्माहट देनी होती है। अब गर्माहट देने के तरीके अलग अलग होते हैं। आप उसमें जेल पैड लगाओ, आप उस पर वाटर बैग लगाओ, आप उस पर सैंड, हॉट सैंड लगाओ, आप उस पर ऑयल लगाओ। ओके। आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। मेन है हीट, मसल को हीट देना जिससे वो रिलैक्स होता है। मसल को रिलैक्स करने से ब्रेन ठीक नहीं होगा, उसमें चलने की ताकत नहीं आएगी। अगर आपका हार्ट टाइट है तो रिलैक्स कर जाएगा। ओके। बस इतना फ़र्क आता है। तो मांसपेशी में जो थकावट होती है एक्सरसाइज करने के बाद, या जो अकड़न होती है, उसे ख़त्म करने के लिए आप मालिश कर सकते हैं। आपने ध्यान क्या रखना होता है, आपने दबा के नहीं करना होता। क्योंकि मांसपेशियाँ हिल नहीं रही हैं, आप बहुत रगड़ रगड़ के करोगे तो मांसपेशियाँ और टाइट होती चली जाएंगी। तो आपने बहुत हल्के हाथ से करना होता है और नीचे से ऊपर की तरफ करना होता है, क्योंकि आपके स्किन के नीचे वेन्स हैं। आप ये हरी हरी लाइंस देख रहे हैं? हाँ जी। ये वेन्स हैं। ओके। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन कम है, इसलिए इसमें ब्लड ब्लूइश कलर में होता है और जो हमें ऊपर से ग्रीनिश कलर में नजर आता है। इसी के नीचे आपको देखा होगा रेड कलर की पतली पतली होती हैं, है ना? हाँ जी। वो आर्टरीज होती हैं, उनमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, वो ब्लड लेकर आ रही है हार्ट से, ये हार्ट की तरफ जा रही है। अब मैं खून मेरा ये इसमें जा रहा है अंदर की तरफ, हार्ट की तरफ। अब मैं इसे उल्टा घुमाऊंगा तो क्या होगा, नुकसान हो सकता है। हाँ जी। तो आपने हमेशा अंदर की तरफ हाथ को चलाना है कि ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जाए, ना कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए। तो आपने इस छोटा सा प्रिंसिपल याद रखो। एक तरीका और होता है याद रखने का, आपने हेयर के फॉलिकल्स देखो किस डायरेक्शन में है, ठीक है, उसके उल्टे चलाओ। ओके। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। कोशिश यही है हाथ को, मतलब कभी भी मालिश करो तो नीचे से अंदर की तरफ, ठीक है, हार्ट की तरफ, अंदर के शरीर के अंदर की अंदरूनी तरीके से। तो पैर में भी करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ। और इसका पर्पस सिर्फ यही होता है कि मांसपेशी को ढीला करना, रिलैक्स करना। मालिश करने से या फिर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर करने से ब्रेन में इम्प्रूवमेंट नहीं आती। इसलिए दिक्कत क्या होती है कि पेशेंट कई कई सालों तक फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, मसाज सब कुछ कर रहा होता है, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही होती। तो ये क्योंकि हमने सही जगह पे वर्क नहीं किया, प्रेशर नहीं डाला, ब्रेन। तो हमें वो समझना है कि हमने जो काम करना है वो ब्रेन के लिए करना है। यस। मांसपेशियाँ अपने आप चल जाएंगी। जब उसका हेड मास्टर ठीक हो जाएगा तो नीचे सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं ना। तो ये हमारा हेड मास्टर है, ठीक है, ये ठीक, नीचे सब ठीक। तो मतलब अगर कहा जाए तो ये कुछ ऐसा हो जाता है कि शीशा गंदा है और हम मुंह धो रहे हैं। एग्जैक्टली कि जो समस्या हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ, हम दूसरी चीजों के ऊपर वर्क कर रहे हैं। नहीं, इसमें नहीं, एक्चुअली हमें नॉलेज नहीं होती, हमें ये नहीं पता। हमें लग रहा है कि हमारा हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा। यस।
बट हमें ये नहीं पता होता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब तक आपको ये नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है तो आप गलत जगह पे आप काम करोगे, जो कि गलत भी नहीं है। जब आपको पता है कि आप गलत तरीके से काम कर रहे हो फिर भी वो काम करते रहो तो गलत होता है। ठीक है सर, यहाँ पे एक्चुअली आपसे मिलने से पहले थोड़ी सी हमने आपकी वीडियोस देखी आपसे सवाल जवाब करने के लिए, तो काफ़ी चीज़ें देखी। उसमें मैंने आपकी एक वीडियो देखी सर जिसमें आपका एक ऑयल है और उस ऑयल के बारे में हमने और भी काफ़ी कुछ सुना है। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि वो जो ऑयल है स्पेशली आपका पैरालिसिस पेशेंट के लिए वो क्या है, कैसे फ़ायदेमंद है, क्या उससे मतलब बेनिफिट है उनको। देख, पेशेंट जब पैरालिसिस के आते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स में ना स्टिफनेस होती है, हार्ट टाइट होता है, अकड़ जाता है। अकड़ी हुई मांसपेशियाँ होती हैं। ठीक है। अब हमने इसे रिलैक्स करना है, कैसे करेंगे? अभी आपको बताया था, ऑयलिंग जो अभी हीट देके। हाँ जी। तो एक हीट देने का तरीका है मसाज। आपको मैं ऐसे पकड़ के रगड़ूंगा, क्या होगा? कुछ टाइम में हाथ गर्म हो जाए। यस यस। तो इसलिए हम इसको देते हैं कि मसल्स रिलैक्स कर जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, और मसल्स ठीक होंगी तो ब्रेन से जब नेटवर्क आएगा, कनेक्शन बनेगा तो वो चल पाएंगी ना। इसको आसान शब्दों में समझना है, जैसे आपके पास एक पानी मोटर है, घर में पानी की मोटर होती है ना, पानी को पंप करने के लिए। अब मोटर काम नहीं कर रही, क्या फॉल्ट हो सकते हैं? अंदर जाम हो गया होगा, कचरा हो गया होगा, वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग, या तो करंट नहीं आ रहा या फिर मशीन खराब है। यस। तो अब जब हमारा हाथ नहीं चल रहा तो यहाँ पे दो फॉल्ट हो सकते हैं, या तो करंट नहीं आ रहा या फिर मशीन खराब है। अब हमने मेडिसिन दी है आपको करंट लाने की और नीचे मशीन खराब होगी तो क्या होगा? चलेगी, करंट भी आ जाएगा तो भी नहीं चलेगी। तो दोनों ही चीज़ों पे काम करना होता है। मसल्स को ठीक रखने के लिए इसका सही केयर करना होता है कि जब ब्रेन से कनेक्टिविटी बैठे तो ये हिले, चले, काम करे। तो इसलिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करोगे मांसपेशी सूख जाएंगी, काम अकड़न आ जाएगी, कोई और कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। तो इस वजह से सही तरीके से एक्सरसाइज, सही तरीके से केयर और सही तरीके से ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ठीक है। तो सर ये काफ़ी अच्छा था जो अभी आपने बताया। तो आपके ऑयल में और बाकी अगर हम सरसों का तेल या देसी घी, जैसे लोग हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है बेटा देसी घी में बड़ी पावर है उससे करो, या सरसों का तेल नेचुरल है उससे करो, तो उसमें क्या फ़र्क है सर? क्योंकि आपका तेल, क्योंकि देखो सर इसमें तेल से कुछ नहीं होता। मैं आपको बार बार घूमूंगी, आप तेल पर आ रहे हो, जो कि सही पॉइंट नहीं है। हम बस इतना करते हैं कि उसमें कुछ और तेल ऐड करते हैं, जैसे यूकेलिप्टस ऑयल है, दालचीनी का तेल है, लौंग का तेल है। क्योंकि ये जब लगाते हैं तो आपको गर्म महसूस होता है। लौंग दांत के नीचे दबाते हो तो चिरपरा महसूस होता है, गर्माहट महसूस होती है, तो उसमें हमने वो ऑलरेडी ऐड कर रखा है। ठीक है। आपके लिए वो चीज़ प्रोक्यूर करना, मार्केट से लेकर आना है मुश्किल है। आप लोग छोटे छोटे शीशों में लेकर आओगे, हम लाते हैं उसे गैलनों के अंदर, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। अब उसका सिर्फ पर्पस यही है कि मांसपेशी को रिलैक्स करना, बस। अगर आपके पास वो ऑयल नहीं है तो आप अपना घर का सरसों का तेल, तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको रगड़ना ज़्यादा पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप उसे पहले से प्री हीट कर लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा तेल को गरम करके आप कर लेना, तो सेम चीज़। तो तेल का कोई खास रोल नहीं होता। तेल का जो खास रोल होता है वो सिर्फ मांसपेशी को ढीला करने के लिए होता है। उसे पैरालिसिस का पेशेंट कभी भी ठीक नहीं होता। ओके। हाँ, वो आपका बहुत अच्छा दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है ना। अब आपने मेरे पास आए, मैं आपकी मसल्स का ध्यान ना रखूँ तो कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत हो जाती है। तो मसल्स का ध्यान रखने के लिए हम आपको ऑयल देते हैं। आपके पास ना हो तो आप घर का कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं है। हमारे में दालचीनी, लौंग और ये सारे तेल डले होते हैं। आप में वो प्लेन होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा कम दाम का रिजल्ट। हाँ जी, हाँ जी। नहीं मतलब इन शॉर्ट कि उनमें वो सारी आयुर्वेदिक चीज़ें होती है जिससे असर एज कम्पेयर टू अदर हमें ज़्यादा मिलता है। अगर आयुर्वेद में, हाँ, क्योंकि वो लंबे टाइम से चलता आ रहा है तो उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। वो अलग तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते थे। तो हम उसमें जैसे लौंग का तेल ऐड करते हैं, दालचीनी का तेल ऐड करते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल हो गया और मालकंगनी हो गई, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड अप होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए वो उसमें आप लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिक तरीके से तेज़ी से वो हीट एंड कॉल इफेक्ट वो देना शुरू कर देता है और तेज़ी से काम कर जाता है। आप करोगे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छे से हमें सारी चीज़ों के बारे में बताया, एक्सप्लेन किया, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। यहाँ पे सर एक चीज़ छोटी सी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हमारा कोई व्यूअर आपसे कुछ पूछना चाहे या आपसे कंसल्ट लेना चाहे, आने से पहले आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहे, तो इन तीनों चीज़ों में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वो आपसे पैरालिसिस के बारे में अगर आप मुझसे कुछ पूछना है तो आपसे वो कमेंट सेक्शन में डाल देगा, हम कमेंट
का रिप्लाई दे देंगे। हाँ, रिप्लाई दे देंगे। ठीक है। सेकंड रहा कि अपॉइंटमेंट्स का, अपॉइंटमेंट्स यस हम देखते हैं, बट एक लिमिटेड पेशेंट्स को ही देख पाते हैं एक दिन के अंदर। तो अपॉइंटमेंट बेसिस पे है, जो नंबर्स आप शो कर रहे होंगे वो नंबर पे लेकर अपॉइंटमेंट ले लेंगे, बस दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप में से कोई सर के पास विजिट करना चाहता है तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके आएँ। और इसका टाइम दिक्कत और होती है, पैरालिसिस पेशेंट की ना मोबिलिटी नहीं होती है। अच्छा, मतलब आप पेशेंट हमारा है महाराष्ट्र में, हाँ जी, हम कहें कि उसको दिल्ली आना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो हमने इसी चीज़ को देखते हुए डॉक्टर्स बिठा रखे हैं। ठीक है। जो डॉक्टर्स हैं वो रिपोर्ट्स मंगवाएंगे, आपकी वीडियो मंगवाएंगे, वो मेरे पास आ जाती है, तो मेरे लिए वहाँ पे काम करना और आसान हो जाता है। ओके। फिर हम बस पेशेंट की जो मेडिसिन हैं वो लिख देते हैं और वो मेडिसिन पेशेंट्स को घर पे मिल जाती हैं। तो वो उस प्रोसेस को भी हम यूज़ कर सकते हैं और जो कि ज़्यादा अच्छा भी है, क्योंकि आप पेशेंट को, क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट को आप नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेकर नहीं आ सकते, वो एक दिक्कत होती है। तो आजकल चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें एडवांस हो गई, तो उसका यूज़ करना चाहिए। तो मतलब एक पेशेंट अगर घर बैठे भी वो आपसे सलाह लेना चाहे, दवा लेना चाहे, तो उसके घर तक दवा, सलाह भी और दवा भी दोनों घर पहुंच जाते हैं। तो अगर आप में से कोई भी पैरालिसिस की वजह से परेशान है या आपका परिवार का कोई सदस्य परेशान है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर एक कॉल करें नीचे दिए गए नंबर्स पर, जहां पे डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है जो आपसे डायरेक्ट बात करेगी। और अगर आपको दवा चाहिए तो भी आप वहीं पर बात कर सकते हैं उन्हीं गिवन नंबर्स पर। तो सर, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बाकी जैसे हमारे पेशेंट्स हैं, जो अगर कोई कमेंट करता है तो हम ज़रूर आपसे नेक्स्ट एपिसोड में पूछेंगे। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछिएगा। तो सर, एक पैरालिसिस पेशेंट के बारे में एक लास्ट स्टेप, आप ज़्यादा समय ना लेते हुए एक लास्ट स्टेप आप उन्हें क्या देना चाहेंगे प्लीज़? सबसे बड़ी दिक्कत पैरालिसिस पेशेंट के साथ ये होती है कि जब वो ट्रीटमेंट ले रहा होता है, इम्प्रूवमेंट नहीं आती, तो कहीं ना कहीं वो होप खो देता है। तो होप नहीं खोनी, हमने बिना होप खोए काम करना है, सही तरीके से काम करना है। जो आज तक जो गलतियाँ हुई उनको भुला देना है और दोबारा से चीज़ों को बिल्ड करने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आप ये सोच लेते हो कि आप ठीक नहीं हो सकते तो आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। अगर आप ये ठान लेते हो कि मैंने ठीक होना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, ठीक है। तो अपने अंदर पहले इच्छा भरो कि मैंने ठीक होना है, मैं ठीक होकर रहूँगा, ठीक है, और वहीं पे सब कुछ होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक तरीके से। तो सबसे पहले है विश्वास और अपने अंदर इतना एक संकल्प लेना कि मैंने ठीक होना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि पेशेंट के अंदर जब पैरालिसिस होता है तो कहीं ना कहीं होप, फैमिली आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, तो वो डिप्रेशन नहीं आने देना, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है। तो अपने अंदर एनर्जी भरो, मैंने ठीक होना है, मैं ठीक होकर रहूँगा, किस चीज़ को रखो और आप ठीक हो जाओ। ठीक है। तो मतलब अगर हम ये कहें कि जहाँ चाहे वहाँ रहे, अगर कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट परेशान है, ठीक होना चाहता है, इम्प्रूवमेंट देखना चाहता है, तो निश्चिंत होकर आप डॉक्टर पुरु धवन से आज ही मिलें, कांटेक्ट करें, बात करें। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही है, सिर्फ आपको एक फ़ोन उठाना है और कॉल करना है। सो सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने हमारे प्रश्नों का बहुत अच्छे से आंसर दिया। आई होप हमारे व्यूअर्स को सब कुछ समझ आया होगा। सो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा सर। इस एपिसोड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें सब कुछ बताने के लिए। नमस्कार सर। सो गाइज, आई होप हमने आज जितने भी क्वेश्चन आंसर्स किए वो आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर डॉक्टर से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर डायरेक्ट डॉक्टर पुरु धवन और उनकी टीम को कॉल कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं विदा लेना चाहूँगा आप सबसे आज की इस वीडियो में। मिलूंगा अपनी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। आप चाहें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और पा सकते हैं फ्री कंसल्टेशन सीधे हमारे एक्सपर्ट से।